Hello students, it's second video of this chapter probability. फर्स्ट वीडियो जो आपने मुझे उम्मीद है देखा होगा उसमें हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा की थी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E गिवन दैट F हैज अकर्ड. ओके, अब हम इस के आगे अभी चर्चा करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम on probability. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. चलिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले तो मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जो है वो कुछ भी नहीं है. अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो फिर अब आप समझ लीजिए कि इसमें कुछ भी नहीं है खास. क्या है आप ये जानते हैं, द conditional probability of event E given that F has occurred. ओके, occurred. तो इसको आप कैसे डिनोट करते हैं? is denoted by probability, ऐसा लिखते हैं E by F. ओके, तो देखिए ये कैसे हम लोग लिखते हैं is given by. तो देखिए ये होता है P E by F, तो हो जाएगा P E इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ. ठीक है, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना, क्लियर? तो इसमें क्या है, E की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E वेयर F हैज ऑलरेडी अकर्ड. ओके, अब देखिए, अब इस रिजल्ट को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको क्या मिलेगा कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, we can write, इससे हम ऐसे लिख सकते हैं P E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P F इंटू P E बाई F. मतलब ये जो था इसका हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है ना. तो देखिए अब आप देखिए इसको, अगर मैं इसको इतना आपने कर लिया, ऑल्सो we know that, अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं P F बाई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो इसमें क्या आएगा P F इंटरसेक्शन E अपॉन P E. क्लियर? ये आएगा ना रिजल्ट, वेयर P E इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है ना, इसमें तो मुझे नहीं लग रहा आपको कोई डाउट होना चाहिए. तो अब आप इसको जो आपने ये लिख दिया, ठीक है ना, तो अब आप देखिए ये रिजल्ट आपके पास आ गया. तो अब आप देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P F इंटरसेक्शन E था, तो इसको मैं लिख सकता हूं E इंटरसेक्शन F, ऐसे लिख दूं. ठीक है ना. और ये देखिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया वेयर. अब देखिए आप ये बात समझिए, इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हैं जब हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, अगर मैं लिखता हूं E इंटरसेक्शन F और F इंटरसेक्शन E तो इसमें कोई फर्क नहीं, सेम है. ठीक है ना, इसलिए ऐसे मैंने लिख लिया. तो ये देखिए आपको जो रिजल्ट आया वो ये आ गया P E इंटरसेक्शन F इक्वल टू P E इंटू P, आप इसको ऐसे लिख दीजिए P F बाई E, ऐसे लिखते हैं. ठीक है, ये आपको लिख दिया. अब देखिए ये जो दो कंडीशन आपने निकाली, जैसे मान लीजिए एक आपने ऐसे लिखा था, ये वाला रिजल्ट था 1 और ये था 2. अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, ठीक है ना,
कंबाइनिंग 1 and 2। आप ये प्रोबेबिलिटी में कर रहे हैं तो इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि ये कुछ स्पेशल हो रहा है, लेकिन ये नॉर्मल इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, तो देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ को हम क्या लिख सकते हैं, हमें लिख सकते हैं पी ई इंटू पी एफ बाई ई, ये रिजल्ट आ सकता है, और ये रिजल्ट भी आ सकता है पी एफ इंटू पी ई बाई एफ। ठीक है ना, प्रोवाइडेड पी ई is not equal to 0 and pf is not equal to 0। अरे भाई ये दोनों रिजल्ट मैंने लिख दिया ना एक साथ, ये वाला रिजल्ट एक आया था, ये देखिए, ये आपने देखा था, और उसके बाद ये रिजल्ट एक मैंने ये लिखा, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट को मैंने यहाँ लिख दिया, एक ये और एक ये। क्लियर? तो देखिए ये जो आप लिख रहे हैं ये क्या है, ये जो रिजल्ट है द above result is known as multiplication rule of probability। तो आप देखिए, मैं आपसे ये कहूं अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर मैं कहूँ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने क्या किया, ये जो आपका डिनोमिनेटर था इसको मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, तो इसको मैंने कह दिया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गई। लीजिए, इसका मतलब कोई अलग कंसेप्ट आपने पढ़ा क्या? अभी कोई अलग कंसेप्ट पढ़ा? नहीं पढ़ा, कोई अलग कंसेप्ट नहीं पढ़ा ना आपने, वही चीज है। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी चीज मैं आपसे और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मान लीजिए अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन रूल जो आपने अभी पढ़ा ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2, अगर ये 2 से ज्यादा के लिए है तब आप क्या करेंगे? तो सिंपल है, कोई बात नहीं, तो हम ऐसे लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। सपोज ये 3 इवेंट्स हैं ई एफ और जी, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं पी ई ऐसे लिखा इंटू पी ई बाई एफ ऐसे लिख दिया इंटू पी। अभी हमें क्या करना है, जी पता करना है, और ये ई इंटरसेक्शन है एफ जो है ऑलरेडी हैपेंड, मतलब देखिए समझ लीजिए सिंपल है ये, इसमें ई आप निकाल रहे हैं एफ हो चुकी है, और इसमें जो है ई और एफ हो चुकी है, तब हम जी निकाल रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर? ये है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इसमें जैसे लिखा है ई इंटरसेक्शन एफ, तो कभी कभी हम क्या करते हैं ई एफ भी लिख देते हैं, तो ई एफ का मतलब यही है ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, इसी तरीके से अगर और भी हैं तो हम और भी इसमें ले सकते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, मैं एक चीज बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन से पहले, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, चलिए क्वेश्चन के साथ ही बता देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है पहले आप ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है पी ए दिया हुआ है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी गई 1/5, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है, लिखा है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब बात यह है कि भाई इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में अभी हमने बात नहीं करी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज ई और एफ आपके पास 2 इवेंट है, सपोज ई एंड एफ बी 2 इवेंट्स। ओके, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल, मैं अभी आपको बता दूं। तो इसमें क्या हो रहा है, एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम
एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या होगा, देन E and F are said to be independent if, ये दोनों इंडिपेंडेंट कब कही जाएंगी, ये मेन चीज मैं आपको बताना चाहूँ। इफ E इंटरसेक्शन F आपने पता किया तो क्या आया, PE इंटू PF, समझ गया, ये है हमारा मेन रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट तब कही जाएंगी जब E और F जो होगा, PE इंटरसेक्शन F जो होगा PE इंटू PF होगा। अगर मैं दूसरे उसमें कहना चाहूं इंडिपेंडेंट इवेंट कि मतलब E and F are two events such that the probability of occurrence of one of them is not affected by occurrence of the other। समझ रहे हैं आप, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट की बात ये हो रही कि इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब यह है कि देखिए इसमें PE इंटू PF हमने किया, जरा बात समझिए एक बार, थोड़ा सा हम अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे चले जाएं तो जरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का रिजल्ट देखिए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का ये रिजल्ट है आपके सामने, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि जब E जो हो चुकी है उसके बाद आप यहाँ F की बात कर रहे हैं, तो अगर E के होने का F पे कोई, F के होने का जैसे ये फर्क नहीं पड़ रहा है, E हो चुकी है, देखिए E इसमें हो चुकी है, ये E हो चुकी है, तो E के होने का अगर F पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम इसको ऐसे कैसे क्यों लिखेंगे, P F बाई, डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख देंगे P E इंटू पी एफ। समझ रहे हैं आप, मतलब आप फिर से सुन लीजिए मैं एक बार, E and F are two events such that the probability of occurrence of one of them is not affected by occurrence of the other. Such events are called independent events। मैं अगर इसको यहाँ लिख दूं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। ये रिजल्ट आप देख लीजिए, ये रिजल्ट तो हमें अभी यूज करना है, ये वाला रिजल्ट जो हमने लिखा PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू PF है, तो यूज करेंगे। और जो मैं आपको लिख के बताना चाहता हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए वो भी लिख लीजिए, E and F are two events such that the probability of occurrence of one of them is not affected by occurrence of the other। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई, तो आप लिखिए such events are called independent इवेंट्स। क्लियर, अब तो क्लियर हो गया ना आपको, एक के होने का दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई, ठीक है ना। अब जरा देखिए, अब आप ये इंडिपेंडेंट इवेंट की जब बात कर रहे हैं तो मैंने इसको ऐसे लिखा P E इंटरसेक्शन F, तो P इंटरसेक्शन F होता क्या है, मुझे ऐसा लिखना चाहिए PE इंटू P E बाई F, लेकिन ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स यहाँ दिया गया, देखिए ये दिया गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि इसका मतलब हुआ E के होने का F पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, F के होने का E पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे PE इंटू PF। अच्छा ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा F बाई, ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। आप इसको देख लीजिए भाई, इसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये कहाँ चला गया, ऐसे लिख दिया, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ लिखूं पी ए मतलब कितना दिया 3/5 और पी एफ कितना दिया 1/5, मतलब जो ए और बी लिखे हैं वो मेरे ई और एफ मैंने ले लिया, तो 3/25 ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब आपने निकाला है, ए इंटरसेक्शन बी जब आपने निकाला तो ये जो है क्या आया 3/25। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने अच्छे से बता दिया आपको। अब देखिए क्वेश्चन दिया, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा भाई, ये मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, ये विदाउट रिप्लेसमेंट क्या बवाल होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बल्ब है और वो फ्यूज हो गया, तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब होता है वो जो खराब बल्ब है, जो आपका ये खराब बल्ब था उसको आपने हटा दिया, उसकी जगह आपने क्या किया, दूसरा बल्ब लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जितनी आपके पास चीजें थी, मान लीजिए कोई हमारे पास कार्ड का पैक है, प्लेइंग कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स हैं, तो हमने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब हुआ एक कार्ड हमने निकाला और उसके बाद कार्ड उसकी जगह दूसरा आ गया, तो यानी कि गड्डी में 52 के 52 ही कार्ड है। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है अगर मान लीजिए पैक ऑफ कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास हैं, एक कार्ड हमारे पास गिर गया तो गिर गया, अब यानी कि नेक्स्ट जो कार्ड अगर गिर रहा है बाई चांस तो वो क्या होगा, नेक्स्ट 51 में से गिरेगा। समझ गए आप, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बहुत प्रोबेबिलिटी में बेटा एक एक वर्ड बहुत कीमती है, ठीक है ना, इसलिए इसको जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। मान लीजिए 3 सैंपल के लिए हमने ऑरेंज निकाले और तीनों के तीनों सही हैं, तभी वो बॉक्स अप्रूव होगा सेल के लिए, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। क्लियर, अब कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके पास अभी तक। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेन्स 15 ऑरेंजेस। टोटल कितने हैं, 15 ऑरेंजेस हैं, एक डेटा मिला, आउट ऑफ विच 12 आर गुड, 12 आर गुड एंड 3 आर बैड। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये कह रहा है बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, मतलब वो जो अप्रूव्ड फॉर सेल हो जाए वो बॉक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए अप्रूव्ड फॉर सेल की जब आप बात कर रहे हैं तो अब आप देखिए जैसे हमारे पास क्या डेटा है, हमारे पास डेटा ये है कि हमारे पास ये है 12 जो है गुड हैं ऑरेंजेस और 3 जो है बैड ऑरेंजेस हैं। ओके, इतना है गया। हमारे पास टोटल जो नंबर है वो कितना है, 15 है, 15 ऑरेंजेस हमारे पास टोटल है। तो आप देखिए बॉक्स अप्रूव हुआ आपका, तो आप ये ध्यान से देखिए, बॉक्स इज अप्रूव्ड, बॉक्स इज अप्रूव्ड, इसका मतलब क्या हुआ, बॉक्स अप्रूव हुआ, इसका मतलब हमारे फेवर में कितनी चीजें हैं, हमारे फेवर में है 12 ऑरेंजेस, क्योंकि 12 में से उसने क्या किया 3 ऑरेंजेस निकाले, तो 12 में से 3 ऑरेंजेस निकाले वो सारे के सारे सही आए, और टोटल सैंपल स्पेस कितना था, यानी कि 15 में से उसने 3 ऑरेंजेस लिए। अब आप कहेंगे कॉम्बिनेशन यहाँ क्यों लगा रहे हो भाई, कॉम्बिनेशन इसलिए यहाँ लग रहा है क्योंकि एक साथ अभी तक हमने जो प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है वो हम क्या करते थे, 1 बाई 1 चीजों को निकालते थे। जब आप 1 बाई 1 चीजों को निकालते हैं तब आपको कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं, अब आप क्या करना है 3 ऑरेंजेस को निकालना है, ठीक है ना, तो कॉम्बिनेशन से आपने इसको किया। तो देखिए अब हमने क्या किया, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 12, फिर आप लिखेंगे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 12 माइनस 3 मतलब फैक्टोरियल 9, इसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल 15, फिर आप लिखेंगे फैक्टोरियल 3 और आप लिखेंगे फैक्टोरियल 12, ठीक है ना। तो देखिए ये 3 से 3 आप कैंसिल कर दीजिए। अब आप जब इसको करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आप इसे लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 और अंदर बचेगा 9, ठीक है, और ये है फैक्टोरियल 9। आप जरा देखिए इसमें हो गया 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू फिर ये आएगा 12, तो ये नीचे है फैक्टोरियल 12, तो फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12 काट दीजिए, ये यानी कि क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व होकर ये आ गया इंटू 11 इंटू 10 अपॉन ये कितना है 15 इंटू 14 इंटू 13, ठीक है। इसको हमें क्या करना है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए जितना हो सकता है। तो देखिए आप करेंगे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, इसके बाद हमने किया 5 से भी हो सकता है, 5 2 जा 10 हो सकता है, ठीक है, फिर ये हो सकता है 2, तो ये हो गया 7, तो 13 7 जा 91 और ये कितना हो गया 2 2 जा 4 44, 44 बाई 91 ये आंसर आया। हो सकता है आपने पहली बार ऐसा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन किया हो जिसमें कॉम्बिनेशन आया हो, तो हो सकता है आपको डाउट हो, मतलब मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, अगर 3 ऑरेंजेस जो आपने सिलेक्ट किए वो 3 के 3 सही हैं
तो सही का मतलब कितना हुआ, हमारे पास टोटल ऑरेंजेस कितने हैं 15, तो 15 में से 3 बैड ऑरेंजेस जो हैं आपको हटा देने पड़ेंगे, तो 12 वाले तो हमारे फेवर में हुए। तो फेवरेबल इवेंट तो आप कहाँ लिखते हैं, ये देखिए न्यूमरेटर लिखते हैं और डिनोमिनेटर में टोटल 15 में से मतलब कोई भी ऑरेंज आ सकता है, ठीक है ना। तो पूरी हमें सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा ना। अब देखिए चलिए आगे चलते हैं, ये देखिए अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है आपसे। देखिए इसमें कोई जल्दबाजी करने की बेटा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं अच्छे से समझ में आया तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम, ठीक है। तो जरा देखिए इसमें क्या क्या, अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, अच्छा रेड कलर से इसको मार्क कर दिया, एंड 4 5 6 इन ग्रीन। लीजिए दो चीजें हो गई, मतलब इसमें दो कलर हैं डाई में, और रेड वालों पे लिखा हुआ है 1 2 3 और ग्रीन वाले पे लिखा है 4 5 6, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, नंबर इवन है, एक इवेंट हो गई, ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे लिख दूं थोड़ी सी चीजें, इवन नंबर्स ऑन डाई, तो आप जानते हैं क्या क्या होता है इवन नंबर डाई पे, 2 4 6 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये यही तो बोला है द नंबर इज इवन, ए जो है प्रोबेबिलिटी किसकी, नंबर ऑफ, तो इवन तो 3 होते हैं 2 4 6, तो 3/6 टोटल होता है 6, तो हमारे पास 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, एक बात हो गई, ठीक है। अब हमारे पास देखिए क्या है, अब वो कहता है कि दो तरीके की चीजें हैं, एक तो रेड कलर है और कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, दो चॉइसेस हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखिए अब जरा इसी में और आगे चलते हैं, इसमें लिखा है बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड, नंबर इज रेड, तो रेड नंबर है तो उसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ रेड नंबर की, तो क्या आएगी, रेड नंबर, दो हैं कलर हमारे पास, ठीक है। कलर कितने हमारे पास, टोटल दो हैं, तो सैंपल स्पेस 2 हो गया। फेवर में कितना, एक, क्योंकि हमें रेड कलर चाहिए, रेड और ग्रीन में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। चलिए अब जरा देखिए, अब वो ये कह रहा है, अब आगे चलते हैं, आगे वो कह रहा है आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है या नहीं ये पता करना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए आप देखिए हमें क्या चाहिए, इवन इवन नंबर होना चाहिए इन रेड कलर, इन रेड कलर, इवन नंबर इन रेड कलर, कोई है 2 है रेड कलर में। देखिए इवन नंबर, देखिए रेड कलर वाले कहाँ हैं, रेड कलर वाले ये है ना 1, रेड कलर वाले हमारे पास कितने हैं 1 2 3 है, तो 2 है, और वो रेड कलर में भी है तो 2 है, दोनों में कॉमन हमने निकाला। दोनों में कॉमन क्यों निकाला वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमें ये करना पड़ेगा ना पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी क्यों करना पड़ेगा वो भी बता दूं। तो एक नंबर हमारे पास कॉमन है, टोटल कितने हैं 6 है सैंपल स्पेस, तो 1/6 हुआ, ये आ गया। अब जरा यहीं देख लीजिए, अगर मैं बात करूं आपसे पी ए, तो पी ए आपके पास कितना है, पी ए है 1/2, पी बी कितना है, पी बी है 1/2, ये देखिए ये पी ए है और ये पी बी है। अगर मैं पी ए इंटू पी बी कर दूं तो क्या होगा, तो पी ए इंटू पी बी होगा 1/2 इंटू 1/2, यानी कितना हुआ 1/4। तो जरा मुझे आप ये बताइए इसमें, ये जो है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 1/4 आ रहा है, इसका आ रहा है 1/6, समझ रहे हैं आप, ये 1/6 है, 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है भैया, एक के होने का दूसरे फर्क पड़ रहा है। और ऐसे भी आप देखिए इंडिपेंडेंट अगर होते तो कलर का और इवन नंबर दोनों अलग अलग होते, जबकि कलर रेड है और 2 उसमें कॉमन हो रहा है एक चीज, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। जरा देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, गिवन दैट ए एंड बी आर सच दैट पी ए, एक प्रोबेबिलिटी दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, ए यूनियन बी 3/5 दिया है, पी बी की वैल्यू ये दी गई है पी। अभी फाइंड करना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और 2 मार्क्स 1 मार्क्स कहीं भी आ सकता है कुछ भी, ठीक है ना। तो देखिए आपने क्या किया, आपके पास एक ही फॉर्मूला है, क्या,
पी ए यूनियन बी क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखिए पी बी कितना दिया है, पी दिया है, लिख दीजिए। पी ए भी आपके पास दिया है 1/2, ये भी लिख दीजिए। ए यूनियन भी कितना दिया है 3/5, ये भी लिख दीजिए। और पी ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है, ठीक है। अब आप बात समझिए, इसमें ये कह रहा है, क्या कहा गया है, बहुत बड़ी बात कही, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आप देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगा, 0 होता है। तो आपने क्या किया, इसको यहाँ 0 रख दिया। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई इसको आपने 0 रख दिया तो क्या होगा आगे, तो आप जब p की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो ये कितने आएगी, 3/5 माइनस 1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे, 10 एलसीएम हो गया, तो 6 माइनस 5 यानी 1/10, ये वैल्यू आई। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब के लिए, ठीक है। अब ये समझना आपको ये बेटा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को आप जो है कभी भी मर्ज मत करना इंडिपेंडेंट के साथ, ठीक है। इसलिए आप इसको क्या करिए, इसको आप बहुत अच्छे से, मैं कह रहा हूँ बहुत सजा के इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और जब इंडिपेंडेंट का केस आएगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। इंडिपेंडेंट का केस जब आएगा तो पी ए इंटू पी बी होगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होगा वो होगा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। समझ गए आप ये बात, इन दोनों में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इंडिपेंडेंट का मतलब है एक का होने का दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब जरा देखिए इंडिपेंडेंट के लिए वो बात कर रहा है आपसे सेकंड में, चलिए फर्स्ट तो ये हो गया। अब मैं अगर सेकंड की बात करता हूं तो सेकंड में क्या होगा, तो देखिए फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो हमने सेकंड के लिए क्या लिखा, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो पी ए इंटू पी बी का मतलब, चलो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपने क्या किया, पी ए तो दिया है 1/2 और पी बी भी दिया है पी, ठीक है। अब आप देखिए अगर आप इसमें इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा, ये जो tan, ये आपने इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए जो किया है, इंडिपेंडेंट इवेंट आप अब इसको बोल रहे हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आपके पास आई, तो आप देखिए ये जो वैल्यू आई, ये आप क्या करेंगे, ये वैल्यू आपके पास आ गई 1/10, ठीक है। ये 1/10 वैल्यू जो है आप कैसे करेंगे, p माइनस एक्स की वैल्यू जो है, मतलब ये आ गई। अगर मैं इसको यहाँ ये लिख दूँ, मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए ये मैंने 0 रख के सॉल्व कर लिया, तो इसी में अगर मान लीजिए ये x होता तो ये क्या होता है, आप इसे ऐसे करते हैं, p माइनस एक्स इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2, ठीक है ना। और x की वैल्यू म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली 0 हो जाता है, तो ये क्या था, p माइनस एक्स इक्वल टू जो आपने सॉल्व किया 1/10, ठीक है ना। तो यही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये जो देखिए x की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो p माइनस 1/10 हो गई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ p माइनस 1/10 इक्वल टू p/2, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो देखिए अब p माइनस p/2 इक्वल टू 1/10, यानी कि आप सॉल्व करेंगे तो p/2 इक्वल टू 1/10, और ये p की वैल्यू हो जाएगी 2/10 यानी कि 1/5। ये देखिए p की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। ओके, इतना ही बेटा आज के लिए काफ़ी है। आप लोग अच्छी एक्सरसाइज है, थोड़ा ध्यान से कर लीजिए इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।